क्लास 11th फिजिक्स घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन के अंतर्गत हम द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास और द्रव्यमान केंद्र की गति, इसका अध्ययन अब करेंगे। क्या है द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास जिसको हम कहते हैं? वास्तव में क्या है कि कणों का अगर कोई निकाय है या कणों के किसी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो इस प्रकार गति करता है कि मानो उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें सकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उस पर ही आरोपित हो। मतलब जो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है वो बिंदु होता है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, तो वो होता है द्रव्यमान केंद्र। तो जो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है वो ऐसा बिंदु होता है मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें सकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर क्या हो रहे हों, आरोपित हो रहे हों। तो हमने कहा कि निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो वह बिंदु है जिस पर उसके समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। अब जो द्रव्यमान केंद्र की धारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वस्तुएं गति करती है और ख़ास तौर पर वे वस्तुएं जिनके जो आकार होते हैं वो इनके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में नगण्य नहीं होते, मतलब उनका आकार भी मायने रखता है उनके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में, तो फिर ऐसे में द्रव्यमान केंद्र की धारणा बहुत आवश्यक है। अब द्रव्यमान केंद्र कहाँ कहाँ होते होंगे? जैसे अगर आप नियमित आकार की वस्तु लें तो उनके जो द्रव्यमान केंद्र हैं, नियमित आकार की वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान का वितरण समान है, तो उनका द्रव्यमान केंद्र ज़्यादातर कहाँ होता है? ज्यामितीय केंद्र के संपाती ही होता है। तो कुछ नियमित आकार के जो पिंड हैं उनके द्रव्यमान केंद्र पर बात करें तो जैसे लंबी पतली रॉड लें हम, थीन रॉड, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र होगा वो होगा रॉड का मध्य बिंदु होगा, मतलब ये यहाँ उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। अगर आप कोई इस तरीके से वृत्तीय डिस्क या चकती लें तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो उस डिस्क का ज्यामितीय केंद्र ही होगा। अगर आप इसके प्लेस पर रिंग ले लेते, सर्कुलर रिंग ले लेते या वृत्तीय वलय ले लेते, तब भी वो वलय का ज्यामितीय केंद्र ही उसका क्या बनता? द्रव्यमान केंद्र बनता। अगर इसके प्लेस पर आप सिलेंडर ले लेते तो जो सिलेंडर आप लेते तो उसके जो मध्य जो बिंदु हैं, मतलब सिलेंडर के जो सिरे हैं उनके मध्य से जो लंबवत रेखा जाती है हमें पता है, तो मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस जो है वो कहलाता उसका द्रव्यमान केंद्र। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लें एक त्रिभुजाकार फलक, ट्रायंगुलर लेमिना ले लेते हैं, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो एक त्रिभुजाकार फलक का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होगा। इसे हम समझ लेते हैं कि तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कैसे होगा? इस त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र, जैसे मान लीजिए त्रिभुजाकार फलक है, इसको हम नाम दे देते हैं L, M और N। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो त्रिभुजाकार फलक है इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो इसकी तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है, ये हमें पता करना है। चलिए इसको हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वास्तव में ऐसा है क्या, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये ऐसा होता है क्या। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये यहाँ हमने क्या किया कि ये जो भुजा है, इस भुजा के समांतर हम इस तरीके से रेखाएं लेकर ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। देखिए आप, मतलब जो ये फलक है, मतलब आपका जो त्रिभुज LMN है, इसका जो आधार है MN, उसके समांतर पतली पट्टियों में इस पूरे त्रिभुज को हम बांटने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ऐसे पतली पतली पट्टियाँ हम इस पर बनाते जाते हैं। देखिए आप, ये इस तरीके से मैंने इस पर पट्टियाँ बना दी। तो फिर हम देखते हैं कि हर पट्टी का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, देखिए इस पट्टी का द्रव्यमान, इस पट्टी का द्रव्यमान, इस पट्टी का द्रव्यमान, इस पट्टी का द्रव्यमान, या इसके बीच में और भी कई अन्य पट्टियाँ, उन सबका द्रव्यमान क्या होगा? ये पट्टी का मध्य बिंदु ही होगा, सम्मिति से जानते हैं हम। तो इस पट्टी का ये मध्य बिंदु ही इसका क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। तो हर पट्टी का द्रव्यमान केंद्र हमको पता चलेगा।
मतलब अगर हम सीधे इस तरीके से एक रेखा खींच दें, मतलब सभी पट्टियों को के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा अगर हम इस तरीके से खींच देते हैं, ये इस पट्टी का मध्य बिंदु जो इस पट्टी का द्रव्यमान केंद्र है, ये इस पट्टी का मध्य बिंदु जो इस पट्टी का द्रव्यमान केंद्र है, ये इस पट्टी का मध्य बिंदु है जो इसका द्रव्यमान केंद्र है, इस पट्टी का मध्य बिंदु जो इसका द्रव्यमान केंद्र है। तो इन सभी पट्टियों के मध्य बिंदु अर्थात उनके द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली जो एक रेखा हम इस तरीके से अगर खींच दें तो वो बन जाएगी माध्यिका, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी एक माध्यिका प्राप्त हो गई, एलपी। अब ये जो एलपी हमें माध्यिका प्राप्त हुई है, इस माध्यिका एलपी के ऊपर ही कहीं ना कहीं इस पूरे त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र होगा। वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, नहीं पता, लेकिन इस पूरी एलपी के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो द्रव्यमान केंद्र होगा। अब जो हमने इधर से किया वैसे हम इधर से करें, ऐसे कर देते हैं, मतलब अब दूसरी माध्यिका बनाते हैं, फिर हम इधर से कर देते हैं तो हमारी तीसरी माध्यिका बन जाएगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए ये हमारी एक दूसरी माध्यिका हो गई, इसी तरीके से हमारी एक तीसरी माध्यिका बन जाएगी, तो हमारी दूसरी माध्यिका हो गई एम क्यू और तीसरी माध्यिका हो गई हमारी एन आर। तो ये एम क्यू के भी हर एक पॉइंट के ऊपर, मतलब जो त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र होगा वो एम क्यू के किसी भी बिंदु पर हो सकता है, और आर एन के भी किसी भी बिंदु पर हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन या तो एम क्यू के किसी पॉइंट पर है वो, और आर एन के भी किसी पॉइंट पर है इस पूरे त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र, जैसा कि हमने कहा कि वो एलपी के किसी पॉइंट पर है। अब देखिए फिर तीनों का एक ही पॉइंट बन रहा है, तो है ना, एक ही पॉइंट ऐसा है जो तीनों पर है, और यही पॉइंट चूंकि हम कह रहे हैं कि इस पर कोई पॉइंट है, इस पर कोई पॉइंट है और इस पर भी कोई पॉइंट है, तो फिर वो यही पॉइंट होगा जो तीनों पर है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट हमारा बीच में आएगा, ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे, जो पॉइंट हमारा जी आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों माध्यिकाओं पर केवल एक अकेला ऐसा बिंदु है जो द्रव्यमान केंद्र बन सकता है, और यही क्या है, इस त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र है, जो तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है, एलपी का, एनआर का, एमक्यू का संगमन बिंदु है, और इसको हम कहेंगे कि यह द्रव्यमान केंद्र है। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति पर, कि द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होती है। और उसके पहले हम एक और मैं इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कौन सा बिंदु होता है जहाँ पर हम पिंड के समस्त द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, और जो गुरुत्व केंद्र होता है वो ऐसा बिंदु होता है जहाँ पिंड के समस्त भार को केंद्रित मान सकते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र और जो गुरुत्व केंद्र होता है वो सभी वस्तुओं में एक समान नहीं होता है। मतलब जो सामान्य आकार के पिंड हैं उनके लिए तो क्या होता है कि सामान्य आकार के और समान द्रव्यमान के वितरण वाले जो पिंड होते हैं उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। परंतु जो बड़ी विमा वाले पिंड हैं जहाँ पे जी का मान अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होता है, तो वहाँ द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पे क्या है, माउंट एवरेस्ट का जो गुरुत्व केंद्र है वो द्रव्यमान केंद्र से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की ओर होगा। उसका कारण, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर जो ऊंचाई पर जी के मान में क्या होती है, कमी आती जाती है। तो वो जो गुरुत्व केंद्र है वो उस गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। इसलिए समस्त बिंदुओं पर द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र समान हो, यह आवश्यक नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति की। तो द्रव्यमान केंद्र की गति को हम समझते हैं पटाखे के हवा में फटने पर उसके द्रव्यमान केंद्र की क्या गति होगी, इसके आधार पर हम इसको समझते हैं। जैसे ये पटाखा है और ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी जो शुरू में जो पटाखा, देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और आपने इस पटाखे को ऐसे फेंका तो ये पैराबोलिक पथ पर जाएगा, फेंकने पर परवलयाकार पथ पर जाएगा, है ना। तो शुरू में पटाखा क्या करेगा, परवलयाकार पथ मतलब पैराबोलिक पथ पर चलता है, ठीक है। और जब हवा में फटेगा तो क्या होगा, जब उसका विस्फोट होगा, मतलब मैं हाथ तय कर रहा हूँ कि इस जगह कहीं उसका विस्फोट होगा, तो शुरू में जो पटाखा है वो निर्धारित परवलयाकार पथ पर ही चलता है, पर जब वो हवा में फटेगा तो उसका हर टुकड़ा एक अलग परवलयाकार पथ ले लेता है। मतलब जो अगर वो फटेगा
तो जो टुकड़ा यहाँ होगा वो अपना अलग पथ ले लेगा परवलयाकार, वो एक यहाँ परवलयाकार पथ ले लेगा, एक ऐसे ले लेगा, मतलब अलग अलग टुकड़े अपना अलग अलग परवलयाकार पथ ले लेंगे, सिवाय उसके द्रव्यमान केंद्र के जो यहाँ कहीं है उसके। तो फिर वो द्रव्यमान केंद्र कहाँ जाएगा या वो किधर जाएगा? तो देखिए आप, ये इस तरीके से विस्फोट होने पर क्या होगा, ये सारे टुकड़े अलग अलग हो गए। देखिए ये इसने पैराबोलिक पथ लिया, ये इसका पैराबोलिक पथ हो गया, ये इसका पैराबोलिक पथ हो गया, इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये जो द्रव्यमान केंद्र है इसको देखिए, ये किधर छिटका, ये तो इधर ही छिटक गया देखिए आप, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब द्रव्यमान केंद्र की गति कहाँ हुई, इधर ही तो हुई। तो द्रव्यमान केंद्र किधर गया? हमने कहा अब कुछ इसका कारण समझ लिया, हमें तो दिखाई दिया कि द्रव्यमान केंद्र उधर ही गया जिधर वो, अगर विस्फोट नहीं होता तो पटाखे का जो द्रव्यमान केंद्र जाता उधर ही गया है, विस्फोट के बाद भी पटाखे का द्रव्यमान केंद्र। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो विस्फोट कारक बल है वो तो आंतरिक बल है, आंतरिक बल के कारण इसमें विस्फोट हुआ है, तो उसका तो द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम जानते हैं। अब बचा कौन सा बल? बाह्य बल। बाह्य बल कौन सा है अभी इस पटाखे के ऊपर? वो है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो पटाखे और उसके टुकड़े सब पर वो बाह्य बल वही लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और वो तो बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर वो बदल नहीं रहा है तो फिर जो पटाखे का द्रव्यमान केंद्र होगा उसका पाथ फटने पर भी वैसा ही रहेगा जैसा नहीं फटने पर रहता, अर्थात वो कैसा रहेगा? परवलयाकार ही रहेगा। धन्यवाद।